बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है। इस वक्त भी भारत में लड़ाई लगी हुई है। कहाँ लड़ाई हो रही है, क्यों हो रही है, ये कौन लोग हैं, ये भारतीय फ़ौज को क्यों मारते हैं और इतने बड़े पैमाने पर नुकसान क्यों कर रहे हैं, ये सारा कुछ बताता हूँ। लेकिन पिछले वीलॉग के बारे में 2-3 सवालात लोगों के थे, दो ख़ास तौर पर बड़े अहम थे। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ड्रग माफिया जो है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, वो डॉक्टरों के साथ मिलकर अपनी महंगे ब्रांड की दवाइयाँ बेचती हैं और डॉक्टर उसके बदले में रिश्वत वसूल करते हैं। अगर सिर्फ उनको ये कहा जाए कि आपने सॉल्ट नाम लिखना है या जो बेसिक नेम है दवाई का वो लिखना है, आपने कंपनी के ब्रांड का नाम नहीं लिखना, तो बहुत सारी रिश्वत और सिफारिश और बेईमानियाँ ये रोकी जा सकती हैं और मरीज़ों को सस्ती दवाई भी मिल सकती है। दो सवालात इसमें लोगों ने उठाए। नंबर एक, लोगों ने ये कहा कि इस तरह तो डॉक्टर्स को आप रोक लेंगे तो फिर मेडिकल स्टोर वालों की चांदी हो जाएगी। ये कंपनियां उनके पास जाएंगी, उनको कहेंगी कि हमारा ब्रांड बेचो। तो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि एक किस्म के माफिया को इसलिए लगाम नहीं डालनी कि दूसरे किस्म का माफिया जो है वो आ जाएगा। आपने एक्चुअली माफिया को लगाम डालनी होती है, उनको भी लगाम डल जाएगी। और गरीब आदमी डॉक्टर से तो ब्लैकमेल हो सकता है, मेडिकल स्टोर वाले से नहीं हो सकता। डॉक्टर कहेगा कि यही वाले ब्रांड की यही वाली गोली खानी है तो वो बेचारा मजबूर होगा। मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर थोड़ी है, उसको तो गरीब आदमी कहेगा नहीं जी नहीं, मुझे ये महंगी और सस्ती वाली दो, इसमें दूसरा ब्रांड बताओ। नहीं होगा, दूसरी दुकान पे चला जाएगा। तो वहाँ पे भी कंपटीशन है। तो ये चोर बाजारी का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा। दूसरी बात ये उठाएगी दवाइयों की क्वालिटी। तो दवाइयों की क्वालिटी, मेरे वो भाई जो कह रहे हैं कि डॉक्टर अच्छी क्वालिटी की दवाई बताता है, मिसाल के तौर पर एक सॉल्ट है, उसकी 20 दवाइयाँ, तो डॉक्टर कहता है जी ये सबसे अच्छी वाली है, ये वाली खाओ। क्यों जी? वो सारे के सारे सॉल्ट जो है वो एक ही मिकदार के अंदर डलते हैं और एक ही जगह से आते हैं। उनकी कंपोजिशन भी एक जितनी होती है, मिकदार भी एक जितनी होती है। उनसे मिला के एक ही टेम्परेचर के ऊपर एक ही तरह से करके एक ही जैसी दवाई बनाई जाती है, कोई फ़र्क नहीं होता। और अगर किसी मेडिसिन कंपनी की दवाई की क्वालिटी ख़राब है तो हुकूमत पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, जाके कंपनी बंद कर दें। यानी ये तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि डॉक्टर इसलिए वो कंपनी लिखता है। पूरी दुनिया के अंदर जो लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं और दवाई का ब्रांड नाम नहीं लिख रहे, क्या वो सारे बेवकूफ़ हैं? असल में उनकी हुकूमतें और उनके इदारे काम कर रहे हैं, रिश्वत और बेईमानी वहाँ पे नहीं चल रही। उनके इदारे गलत दवाई बनाने वाली कंपनियों को सील करके हमेशा के लिए बंद करके बंदे जेलों में डाल देते हैं। यहाँ पे क्योंकि गलत और सही दवाई दोनों मार्केट में आ जाती हैं और इदारे पैसे ले रहे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो उन्होंने महीना बांधा हुआ है हर मेडिकल स्टोर से और हर कंपनी से, यहाँ से पैसे, वहाँ से पैसे, वहाँ से पैसे, वहाँ से पैसे, और क्वालिटी चेक ही नहीं करते। तो जब क्वालिटी चेक नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के जवाब बनते हैं। ये काम हुकूमत का और इदारों का है। लोगों को रिलीफ दीजिए, बहानेबाजी ना कीजिए। ये मैंने दो चीज़ें ज़्यादा आई थी तो मैंने आपको बता दी। बहरहाल जो 99% लोग हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक आपने काम किया और इसको जारी रखें, और मैं इसके ऊपर और वीलॉग आने वाले वक्त में करूँगा। मुझे कुछ लोगों ने राब्ते करके मज़ीद चीज़ें बताई हैं। इंडियन फ़ौजियों की अभी तक 22 लाशें मिली हैं और बहुत सारे फौजी अभी तक लापता हैं। 30 से ज़ायद फौजी भारतीय फ़ौज के ज़ख्मी हैं और शदीद ज़ख्मी भी हैं इनमें। ये सारा मामला मैं आपको बताता हूँ। ये छत्तीसगढ़ के इलाके में हुआ है। भारत की एक रियासत है या सूबा आप कह लें, छत्तीसगढ़। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि ये हुआ क्या और कैसे हुआ, ज़रा छत्तीसगढ़ को आप समझ लें। ये भारत की 9वीं सबसे बड़ी स्टेट या रियासत है या सूबा है। इसका जो रकबा है वो 1,35,192 मुरबा किलोमीटर है, बहुत बड़ा इलाका है। और पहले ये अपने साथ जो ऊपर वाली इसकी रियासत थी मध्य प्रदेश, ये उसका हिस्सा होता था। लेकिन फिर इन्होंने एक बड़ी लंबी तहरीक चलाई 80 साल तक, 1920 से लेकर 2000 तक ये लड़ते रहे। तो सन 2000 में यानी 1 नवंबर सन 2000 में इनको अलग रियासत का दर्जा दे दिया गया। इनकी आबादी इस वक्त लगभग 2020 के मुताबिक 3 करोड़ है और आबादी के हिसाब से ये 17वां सबसे बड़ा इंडिया का सूबा है। तो रकबे के लिहाज से ये 9वां है और आबादी के लिहाज से 17वां है। इसका जीडीपी भारत में तमाम सूबों से सबसे ज़्यादा है और सबसे तेज़ी से डेवलपमेंट ये वाला सूबा भारत का कर रहा है। ये कुदरती वसाइल से माला माल है। यहाँ पे एल्युमिनियम बहुत बड़ी मिकदार में निकलती है, बिजली बहुत बड़ी तादाद में पैदा करते हैं, कोयला बहुत बड़ी मिकदार में यहाँ से निकलता है। भारत के दूसरे नंबर पे सबसे बड़े कोयले के ज़खायर यहाँ पे हैं। स्टील, लोहा, यहाँ पे पूरे भारत को जहाँ से लोहा जाता है सबसे मेन मुकाम जो है
वो यहाँ पे है छत्तीसगढ़ में। और इसके अलावा यहाँ पे इसको राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं कि चावलों का एक बाउल है ये इंडिया का। इतनी अच्छी अजनास यहाँ पे होती हैं, बहुत सारी दीगर अजनास भी हैं। और सीमेंट के हवाले से ये 50% भारत का सीमेंट जो है वो यहाँ से बनता है कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक। चाय के बहुत बड़े बड़े बागात हैं, पत्ती चाय की यहाँ से जाती है इंडिया में। और 2020 के एक डाटा के मुताबिक भारत का जो सबसे साफ़ सुथरा तरीन सूबा है वो यही है छत्तीसगढ़। और इसको साफ़ सुथरे होने का टाइटल दिया गया सन 2020 में दोबारा। तो ये सफाई के बहुत आदी हैं, इसलिए भारतीय फ़ौज को भी वहाँ से निकाल रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सफाई पसंद हो गए हैं। इसका जो पुराना नाम है वो दक्षिणा कोसाला है। ये बड़ी मज़े की चीज़ है। दक्षिणा कोसाला, दक्षिण कहते हैं जनूब को, तो ये जनूबी कोसाला इसका नाम है। और इसका नक्शा अगर आप थोड़ा सा माजी का नक्शा ले जाएं कई सदियों पहले, तो माजी में इसका नक्शा थोड़ा सा मुख्तलिफ होता था। जो हिंदुओं के एक भगवान हैं, भगवान राम, उनके जो आबाओ अजदाद हैं उनका ताल्लुक इस इलाके से था जिसको कहते हैं दक्षिणा कोसाला। और दक्षिणा कोसाला क्योंकि रामायण में जो राम की माँ है, भगवान राम की माँ का नाम है कौसल्या, ये आप चेक कर सकते हैं, कौसल्या ये भगवान राम की माँ का नाम है। तो उसके नाम के ऊपर, कौसल्या के नाम के ऊपर दक्षिण कोसाला इस इलाके का नाम रखा गया था। बाद में इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ गया। छत्तीसगढ़ इसलिए रखा गया कि यहाँ पे 36 बहुत बड़े बड़े मजबूत और बड़े शानदार किले हुआ करते थे। और 36 मुख्तलिफ छोटे बड़े राजा या हुक्मरान वहाँ के लोकल उनमें रहा करते थे इस पूरी रियासत के अंदर। तो उसकी वजह से इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ गया कि 36, यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ है उन किलों का जो बड़े शानदार और मजबूत 36 किले हैं। इसकी जो ख्वानदगी की शरह है वो कुछ 84% है। ख़वातीन 73% से ज़्यादा ख्वानदा हैं इसके अंदर। और इसके अंदर 44% के ऊपर जंगल भी है। और यहाँ पे जो जंगली जानवर, जंगली भैंसा है इस इलाके का, वो भारत पूरे में बड़ा मकबूल है। तो ये है जी छत्तीसगढ़ जहाँ पे लड़ाई हुई है। लड़ाई क्यों हुई है? ये लड़ाई हुई है जी, इंडियंस इनको कहते हैं बागी, माओ बागी। ये माओ बागी कौन है, इनको ज़रा थोड़ा सा आप समझ लें। ये नक्सलाइट माओइस्ट कुछ तहरीकें चल रही हैं इंडिया में। माओ बागी वो हैं जो कार्ल मार्क्स को मानते हैं या लेनिन को मानते हैं, या जो माओ नज़रिया है माओ से तंग का जो चाइना से चला था, ये उसको मानते हैं। इनका कहना है कि रियासत पे तमाम शहरियों का एक जितना हक होता है और तमाम शहरी जो है वो रियासत की जिम्मेदारी होते हैं। ये सरमायादाराना निज़ाम के और जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। इनकी तहरीक का जो आगाज़ है वो 1967 में हुआ था। वेस्ट बंगाल का जो एक इलाका है उसका नाम था नक्सलबारी। नक्सलबारी नाम का जो गांव था, इसी नक्सलबारी के नाम के ऊपर ही बाद में ये नक्सलाइट इनकी जो है वो तहरीक उसका नाम पड़ गया। तो ये नक्सलबारी गांव के अंदर एक छोटा सा किसान था, बड़ा गरीब था, उसकी थोड़ी सी ज़मीन थी और बड़े जागीरदारों का उसके ऊपर कब्ज़ा था। वो उस पर जब काम करना चाह रहा था तो 1967 में उसको उठाया गया, उसके ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया गया, जिसके बाद एक ग्रुप बन गया। और कार्ल मार्क्स को मानने वाले, लेनिन को मानने वाले, माओ से तंग को मानने वाले बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो गए, बहुत सारे तुलबा भी इसमें शामिल हो गए। और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग मुसल्ला हो गए और छोटी ज़ात के लोग भी इसमें शामिल हो गए, कमज़ोर और गरीब लोग भी इसमें शामिल हो गए। इनकी तादाद बढ़ती गई, इन्होंने हथियार हासिल किए और फिर इन्होंने जागीरदारों पे अटैक शुरू कर दिए। इन्होंने जागीरदारों के ऊपर, इंडिया में फिल्में भी बनी इसके ऊपर, जागीरदारों पे हमले किए, उनसे ज़मीनें छीनी, उनसे अपने हकूक़ छीने, उनको लूट के चले जाते थे। डाकू वीरपन आपने सुना होगा, डाकू वीरपन। ये जो वीरपन डाकू था ये बड़ा मशहूर था इंडिया में और इसका ताल्लुक भी इन्हीं के साथ था। ये जो माओ बागी हैं इन्हीं से इनका ताल्लुक था, लेकिन उसकी तंजीम का नाम था तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी। वो उसका हिस्सा था, उसको डाकू वैसे ही कहते थे। वो वैसे एक बागी था जो रियासत के ख़िलाफ़ और उसके जबर के ख़िलाफ़ और जागीरदारों के ख़िलाफ़ और जालिमों के जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ रहा था। इसी तरह अभी ये बहुत फैल चुके हैं। इनकी जो तादाद है इस वक्त वो कही जाती है कि लगभग 30,000 या इससे ज़्यादा इनकी तादाद है। और ये मुसल्ला लोग हैं और ये बहुत हाईली ट्रेंड हैं। इनमें ख़वातीन जो हैं वो बहुत ट्रेंड हैं। इनके हमायतियों की तादाद लाखों में है जो लोग इनसे प्यार करते हैं। और इनका एक फेस भी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इनका एक सियासी चेहरा है जो इलेक्शन भी लड़ती है। और 60 ज़िलों के अंदर भारत में 60 मुख्तलिफ बड़े शहरों में ये ऑपरेट करते हैं इस वक्त। जो भारत के सूबे इस तंजीम से या इससे
मुतासिर हैं वो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, ये बहुत बुरी तरह मुतासिर हैं। अब इन्होंने ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं रियासत के खिलाफ, ये लगातार चल रही है और अब तक जो लोग मारे गए हैं, यानी 2006 में कुछ 40,000 लोग इस पे लापता हो गए थे। उनमें बेशतर वो हैं जो जाके शामिल हो गए थे माओ बागियों के साथ, नक्सलाइट माओ बागियों के साथ जाके वो शामिल हो गए थे। और 2009 में कोई 1100 लोग हलाक हो गए थे। वक्तन फवक्तन लोग मारे जाते रहे हैं, बहुत लंबा एक डाटा है, लेकिन अल जजीरा के मुताबिक अब तक टोटल 20,000 से ज़ायद लोग मारे गए, जिनमें सबसे नंबर 1 पे जो मारे जाने वाले लोग हैं वो सिविलियंस हैं, नंबर 2 पे फौजी बहुत बड़ी तादाद में मारे गए हैं, नंबर 3 पे ये बागी मारे गए हैं। ये बागी बहुत ट्रेंड हैं, ये जंगलों में रहते हैं, जंगलों के अंदर इनका कब्जा है, पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, बहुत सारे ऐसे इलाकों में रहते हैं, बहुत दुश्वार गुजार हैं। भारत की फ़ौज वहाँ जाने के लिए ट्रेंड नहीं है। इन्होंने वहाँ पे पूरे अपने कैंप्स बनाए हुए हैं। इनकी अपनी रियासत के अंदर काम कर रही है। ये अपने तरीके से, अपने निज़ाम से रहते हैं, रियासत के साथ टक्कर लेते हैं और अक्सर ये उठाकर पुलिस वालों को और फौजियों को ले भी जाते हैं। बड़े बड़े तगड़े लोगों को भी उठा के ले जाते हैं। बाद औक़ात पैसे लेकर छोड़ते हैं, बाद औक़ात अपनी शराइत मनवा के छोड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये अपने कैदियों को छुड़वाते हैं जो इनके कैदी मौजूद हैं हुकूमत के पास, भारतीय हुकूमत के पास। तो ये जो अब लड़ाई हुई है, एक ऑपरेशन तश्कील दिया गया था भारतीय हुकूमत की जानिब से। ये छत्तीसगढ़ का एक इलाका है, बास्टर्ड डिस्ट्रिक्ट या ज़िला बास्टर्ड इनका वो है। वहाँ पे 2000 फौजियों को भेजा गया था कि जंगल में जाके ऑपरेशन करें, और ये बागियों की सरगर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं, माओ बागियों को तो इनको शिकस्त दी जाए। तो वहाँ पे ऑपरेशन में लड़ाई हो गई और वो लड़ाई अभी तक जारी है। लड़ाई में अब तक के इत्तलात के मुताबिक 22 भारतीय फौजियों की लाशें मिल गई हैं। इतनी ट्रेंड है भारतीय फौज कि अपने मुल्क के अंदर ऑपरेशन नहीं कर पा रही। 22 फौजियों की लाशें मिल गई हैं। कुछ फौजी जो हैं वो अभी तक लापता हैं और 32 इस वक्त कहा जा रहा है कि शदीद ज़ख्मी हैं। उनकी ताकत से भारतीय फ़ौज एक दफ़ा फिर हैरान हो गई है, जबकि मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक नक्सलाइट माओ बागियों का नुकसान सिर्फ इतना है कि उनकी सिर्फ एक खातून की लाश मिली है। और इस तहरीक में औरतों का, मैंने आपको पहले कहा कि बड़ा अहम किरदार रहा है, तो उनकी सिर्फ एक औरत इस सारे मुकाबले के अंदर मारी गई है, जबकि दूसरी तरफ भारतीय फ़ौज की लाशों का ढेर लगा है। अब ये इस वक्त भारत की हालत है। भारत के वज़ीर आज़म ने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है, नरेंद्र मोदी ने, और इसके ऊपर अमित शाह जो उनके वज़ीर हैं वफाकी दाखिला, उन्होंने भी इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है और बड़े सख्त रिमार्क्स दिए इन सब ने। और उन्होंने कहा कि ये रियासत को इसके ऊपर बड़ी तशवीश है। जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उन्होंने कहा द किलिंग ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल्स वाइल बैटलिंग माओइस्ट इंसर्जेंसी इन छत्तीसगढ़ इज़ अ मैटर ऑफ डीप एंग्विश। ये बड़ा सीरियस ये मामला है जो छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे फ़ौजी लड़े हैं और उनकी हलाकतें हुई हैं माओ बागियों के साथ। माई कंडोलेंस टू द ब्रीव्ड फैमिलीज़, जो मुतासरा ख़ानदान हैं जिनके फ़ौजी मारे गए हैं, उनसे मैं इज़हार अफसोस करता हूँ। द नेशन शेयर्स देयर पेन एंड विल नेवर फॉरगेट दिस सेक्रीफाइस। हम उनकी तकलीफ़ में बराबर के हिस्सेदार हैं और उनकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेंगे। अब ये वो अपना हक़ मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर गरीबों का हक़ है। वो ये कहते हैं कि ज़मीनों, मादनियात और वसाइल, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमारा उतना ही हक़ है क्योंकि हम भारत के इस जगह के रहने वाले हैं। जबकि भारत के अंदर जागीरदार, बड़ी ज़ात के हिंदू, ताकतवर लोग और रियासत, और अब उनके अंदर शामिल हो गए हैं इंडस्ट्री चलाने वाले बड़े बड़े सरमायादार, वो काबू कर रहे हैं बड़े बड़े इलाकों को। उनके ख़िलाफ़ ये जंग है जो गुज़िश्ता लगभग अब तो 50-60 साल हो गए हैं, तब से लेके अब तक ये जंग लगातार चल रही है। और ये जंग रुकने का नाम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि रियासत उनको उनके हुकूक नहीं दे रही और वो हक़ छीनना जानते हैं। अब ये सिर्फ लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि इसको आज़ादी की लड़ाई कहा जा रहा है। जो माओ बागी हैं, इनके लगभग कुछ 14 मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो मुसल्लह हैं और बेहतरीन ट्रेंड हैं। और इंडियंस ये कहते हैं कि इनको कुछ बैरून मुल्क से भी सपोर्ट मिलती है, और वो सपोर्ट के बारे में वो कहते हैं कि ये चाइना से मिलती है, कुछ सपोर्ट बे ऑफ बंगाल, क्योंकि ये समंदर के किनारे वाले इलाके हैं तो समंदर से इनको सपोर्ट आती है। और मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूँ। इस नक्शे में अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जो लाल हिस्से हैं, ये जो रेड एरियाज़ हैं, ये 3 तरह के एरियाज़ हैं इसके अंदर। अगर आप गौर से देखें तो कुछ एरियाज़ लाल हैं, कुछ एरियाज़ जो हैं वो ज़रा थोड़े लाइट कलर के हैं जिसको आप ऑरेंज कह सकते हैं, और कुछ एरियाज़ जो हैं वो ग्रीन हैं। तो ये जो लाल एरियाज़ हैं ये हाईली अफेक्टेड इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त माओ बागियों का या नक्सलाइट माओ बागियों का बड़ा ख़तरनाक
अमल दखल है और उनका पूरा कंट्रोल है, जहाँ भारतीय रियासत की रिट नहीं है। दूसरी जानिब जो है जो येलो वाला एरिया है या ऑरेंज वाला एरिया है, यहाँ पे हालात कुछ कम ख़राब हैं, यानी यहाँ पे भी ख़राब हैं लेकिन कुछ कम ख़राब हैं। और जो उसके बाद ग्रीन वाला एरिया है, यहाँ पे हालात बहुत कम ख़राब हैं, बहुत कम ख़राब हैं। तो ये हालात ख़राब ज़रूर हैं। और लाल वाला एरिया अगर आप देखें तो वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ये येलो वाला एरिया और फिर ग्रीन वाला एरिया। तो भारत के अंदर ये तरीके ज़ोर पकड़ रही हैं, दिन ब दिन आगे की तरफ जा रही हैं और अब ये आज़ादी मांग रहे हैं। अब ये नारा लगाते हैं कि जी हमें आज़ादी दी जाए, क्योंकि समंदर का किनारा हमें लगता है हम यहाँ पे अपना एक अलग देश बनाएंगे और उस देश को चलाएंगे कार्ल मार्क्स के या लेनिन के नज़रियात के मुताबिक। यहाँ पे हर शहरी रियासत की जिम्मेदारी होगा और सब लोग बराबर होंगे और सब लोगों को एक जैसे हुकूक मिलेंगे। कोई सरमायादाराना सिस्टम नहीं होगा, यहाँ कोई कैपिटलिज्म नहीं होगा। तो उस तरह की चीज़ हम यहाँ नहीं होने देंगे और इस जुल्म के ख़िलाफ़ हम लड़ते रहेंगे। तो वो अपने नज़रिए के साथ जो इनकलाब ले आया था रूस में भी, और इस किस्म का इनकलाब जो है दुनिया के बाकी मुल्कों में भी आता रहा। चाइना भी इसी के ऊपर ज़्यादा सोचता है, तो वो उनके ऊपर इल्ज़ाम भी है कि वो इनको सपोर्ट करते हैं। म्यांमार से भी इनको सपोर्ट आती है, कुछ लोग कहते हैं। बहरहाल ये सारी कहानी थी, मैंने आपके सामने रखी है। वहाँ लड़ाई अभी भी चल रही है और भारत को ये एक बहुत बड़ा और सीरियस मसला है भारत के लिए। जो मनमोहन सिंह है, उनका एक स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि भारत को अंदरूनी तौर पे जिस सबसे बड़े मसले का सामना है वो ये है कि माओ बागियों को कैसे काबू करना है और कैसे कंट्रोल करना है, या इस फितने को कैसे भारत से ख़त्म करना है। तो ये तो फितना ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि इनकी तादाद बढ़ रही है, इनके हमायतियों की तादाद बढ़ रही है, इनकी ट्रेनिंग और इनका असला जदीद होता जा रहा है। तो बहुत मुमकिन है कि ये कल को अपनी अलग रियासतों का ऐलान कर दें, जो सिर्फ अभी इनकी एरियाज इन्होंने कंट्रोल किए हैं और वहाँ पे पक्के मजबूत पैरों के साथ बैठे हुए हैं। भारत के फौजी मारे गए हैं, ये भारत के लिए बड़ी अफसोसनाक बात है। अगर उनकी ट्रेनिंग बेहतर होती, बेहतर प्लानिंग के साथ जाते। हमने बहुत मुश्किल ऑपरेशन किए हैं, पाकिस्तान ने इससे तो बहुत मुश्किल इलाकों में किए हैं। और पाकिस्तान ने जब हेल्प किया था श्रीलंका को, जो बागी वहाँ पे आए थे उनसे निजात दिलाने के लिए, तो तमिल टाइगर्स से, तो पाकिस्तान ने इससे ज़्यादा मुश्किल इलाकों के अंदर उनको मदद किया था। लेकिन भारत क्योंकि पाकिस्तान के रास्ते में रोड़े अटकाता है, तो यहाँ हमारी तरफ से मदद निश्ता खुद ही निपटो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।